दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियाँ मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सबसे। यही दुआ है प्रभु से, यही दुआ है अल्लाह से। सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे। सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं कि ईश्वर आप सभी को खुश और स्वस्थ रखे। My name is Ravin Avtar and you listen now Radio Sunrise, your favorite radio station, Sunrise FM, live and direct from Rotterdam. Dit is Studio One. जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। जाने कहाँ गए वो दिन, खजून दूर मुख्तार शाह। नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं जो मुकेश जी की यादों को अपनी आवाज़ से जिंदा रखते हैं। प्लीज़ वेलकम मुख्तार शाह जी एंड ऑर्गेनाइजर रत्ना। और हम लोग के साथ भी है सनी, है ना। मुख्तार शाह जी, सनराइज एफएम में आपका स्वागत है। कैसे लग रहा है नेदरलैंड्स में वापस आके? रविंद्र जी, सबसे पहले आपको भी नमस्कार और सनराइज रेडियो सुनने वाले सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नेदरलैंड्स आना हमेशा होता रहता है और जब कभी भी यहाँ आता हूँ बहुत मुझे खुशी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जो म्यूज़िक सुनने आते हैं या मुकेश जी के गानों को सुनने आते हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं मुकेश जी के गीतों को और उनका बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमेशा खुशी रहती है यहाँ आने की। वंडरफुल वंडरफुल। मुख्तार शाह जी, आपकी म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुई? रविंद्र जी, मैं हमेशा हर कलाकार की तरह जैसे जब छोटा था तो स्कूल के अंदर ऐसे ही गाने का जो शौक़ था तब गाया करता था। कॉलेज में ऐसे ही गाते थे और वैसे कॉलेज में गाते गाते फिर ऐसा हुआ कि जो ऑर्केस्ट्रा के लोग आते थे, म्यूजिशियंस, उन्होंने कहा कि भाई स्टेज पर भी गाना शुरू करो। ऐसे धीरे धीरे करते करते कॉलेज में गाना। तो आपका पहला स्टेज शो कब और कहाँ हुआ था? वो पहला शो मेरा था अहमदाबाद में और दैट वाज इन 1985। वाओ। हाँ, आई मीन 40 इयर्स। तब मैं कॉलेज में था और मैंने पहला गाना गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक लाइन हो जाए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। वंडरफुल, थैंक यू। मुकेश जी के गाने आपके दिल के इतने करीब कैसे आए? ये एक थोड़ा सा कुदरती भी था कि जब बचपन से उनकी आवाज़ ही मुझे अच्छी लगती थी, उनके गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे और मैं इत्तेफाक से जो कॉलेज में या स्कूल में जो भी गाने गाता था तो मुकेश जी के गाने गाता था। और जैसे जैसे गाने लगा, जो मेरे दोस्त थे वो लोग मुझे मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे। तो मेरा ख्याल और मुकेश जी की तरफ गया और मुकेश जी के गाने हैं भी इतने अच्छे कि जब भी आप थोड़ा अगर उनको सुन लो तो वो आवाज़ आपके दिल में उतर जाती है। वो तो सच बात ही है। आपको पहली बार कब फील हुआ कि लोग आपको वॉइस ऑफ मुकेश कह रहे हैं? पहली बार? वैसे तो मैं रविंद्र जी, ऐसा है कि ईश्वर की मेहरबानी हमेशा से मेरे पर रही। जब मैंने पहला शो किया था उसी शो में मुझे जो एप्रिसिएशन मिला और जो सम्मान, जो प्यार लोगों की तरफ से मिला, तो तब
शायद ओवर द ईयर, मतलब गाते गाते जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे हम दूसरे कलाकारों को भी देखते हैं, सुनते हैं, या जितने ज़्यादा प्रोग्राम करते थे, एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और वैसे वैसे फिर मुकेश जी का जो रिजेम्बलेंस है, जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत उनके जैसा अगर मैं आवाज़ अपनी मिलती जुलती लगती है, हाँ। तो मैं समझता हूँ बस ईश्वर ने बहुत मेहरबानी की है। हाँ। और तो आपके फेवरेट मुकेश सॉन्ग कौन से हैं? सबसे फेवरेट? वैसे मुश्किल है ना? अरे, ये तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसी बात है कि किसी माँ बाप से आपको ये पूछो कि अपने बच्चों में से आपको कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है और कौन सा कम प्यारा है। मगर अगर मान लो एक जो आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। हाँ, जैसे मुकेश जी के काफ़ी सारे ऐसे गाने हैं जो आमतौर से लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम प्रोग्राम में ज़्यादा गाते हैं। उसमें कहीं दूर जब दिन ढल जाए, या कभी कभी मेरे दिल में, या जाने कहाँ गए वो दिन, या क्या खूब लगती हो, या जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, ये काफ़ी सारे ऐसे गाने हैं। क्या खूब लगती हो, हाँ एक लाइन हो जाए? हाँ, एक लाइन तो हो जाएगी क्योंकि वैसे ड्यूएट है एक गाना। प्लीज। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये तो बहुत अच्छा। आपकी आवाज जो है ना मुक्ता शाह जी, का अंदाज इतना मिलता जुलता है, क्या ये नेचुरल है या आपने ट्रेन किया है? नहीं, वैसे तो नेचुरली है ये। ट्रेन तो क्या, उनके अंदाज को या उनकी आवाज़ को क्या ट्रेन किया जा सकता है। Exactly. लेकिन ये तो अगर ईश्वर की मेहरबानी है तो ही ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो कुछ आवाज़ का या स्वभाव का या स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस का स्टाइल थोड़ा बहुत उनसे मिलता है। अच्छा, आपका शो जो है ना कल होगा कैरिश इवेंट्स, सालन सेंट्रम सनराइज, जी। थोड़ा बताएं क्या खास है? हमेशा की तरह जैसे कल का जो हमारा प्रोग्राम है, मुकेश जी के बहुत खूबसूरत गाने कल हम प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे। जो रत्ना जी हमारी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके वो सब लिस्ट बनाई है। और द ईगल्स जो म्यूजिशियंस हैं, वो भी बहुत अच्छी टीम है म्यूजिशियंस की। तो जॉन मोकम सिंह ने वो सब काफ़ी तैयारी करवाई हैं। तो मिलजुल कर मौसमी ओबरॉय हमारे साथ कल फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाली हैं, जो यहाँ की लीडिंग सिंगर भी हैं। तो मिलकर बहुत सारे मुकेश जी के खूबसूरत गाने और यादगार नगमे हम पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मेरा मानना है कि ये गाने और ये प्रोग्राम आने वाले महीनों तक और सालों तक लोगों को याद रहेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस में रत्ना जी से जी कर लूं? प्लीज। Welkom Ratna. Dankjewel. Dat is de organisator Keris Events, hè? Ik zeg het goed, hè? Ja hoor, ja. Hoe was de voorbereiding voor dit specifieke concert? De voorbereiding was heel intensief. Ja. Je moet het alleen doen en je hebt wel hulp van heel veel mensen hoor. En dat komt er dan bij. Maar het is best intensief. Je hebt zoveel tijd nodig, het kost zoveel energie. Je moet aan zoveel dingen denken. En met hulp van heel veel mensen erbij, dan komt het plaatje compleet. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt, ja. ja, gelukkig maar. Gelukkig wel. Waarom heeft u gekozen voor Zalencentrum Sunrise als locatie? Sunrise is gewoon een goede locatie. Het is laagdrempelig. Ja. Om en nabij kan je heel goed parkeren. Het is vaak op zondag kosteloos. Dat is ook wel Ja, een vrij pluspunt. parkeren, we hebben een Ja. parkeergarage. Precies, tegenover de zaal. Dus echt genoeg parkeerplekken. Ja. En het is een heel laagdrempelige zaal. Je kan er zo naar binnen lopen. Je ziet de mensen en er wordt Ja. gezongen. En voor de mensen die nog niet weten, kaartverkoop is ook aan de poort, hè? Kan ook aan de poort gekocht worden. Ja, het blijft dezelfde prijs als zeg maar, op internet. Maar Ja. kan ook aan de poort, zeker. En een vraag die ik graag wilde stellen aan jou is van, hoe is de samenwerking met Mukhtar Shaji tot stand gekomen? Dat is gewoon heel goed gekomen. We hebben een gezamenlijke vriend in Mumbai, Girish Ji. Girish Mehta Ji. हाँ, En गिरीश मेहता जी ने मुख्तार जी का भी बहुत बड़ा फैन है, उसका भी बहुत बड़ा फ्रेंड है। मेरे भी फ्रेंडशिप हुआ है गिरीश जी से, तो उसने गिरीश से कहा क्यों नहीं मुख्तार जी को बुला लेते हैं। सर गिरीश अगर आप बोलते हैं तो जरूर करूंगी। वाह, नहीं, थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मुख्तार शाह जी आप नेदरलैंड्स में पहले भी आए हैं जी। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है यहाँ? मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये सिर्फ एक ही देश ऐसा है
कि जहाँ पे मैंने देखा है आम तौर से थ्रू आउट द वर्ल्ड रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है इंडियन प्लेबैक सिंगर्स में, लेकिन ये एक कंट्री ऐसा है और सूरीनाम कि जहाँ मैंने देखा है कि रफ़ी साहब से भी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुकेश जी की है यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। शो में, कल के शो में जी। कोई सरप्राइज एलिमेंट है? सरप्राइज एलिमेंट यही है शायद, मुकेश जी के कुछ गाने ऐसे होंगे जो शायद इससे पहले हमने नहीं गाए हों यहाँ के किसी प्रोग्राम में, और कल प्रोग्राम में लोगों को गाने सुनने मिले। ओके, वंडरफुल। मुक्ता शाह जी, एक बात जो कई लोगों को सरप्राइज करते हैं, आप सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर नहीं है बल्कि एक क्वालिफाइड एडवोकेट भी है जी, है ना जी। ओके, तो मेरा वो जो मैंने रिसर्च किया है वो सही है। तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप 200 से ज्यादा शो करते हैं हर साल जी, वर्ल्ड वाइड, और उसके साथ लीगल प्रोफेशन भी संभालते हैं जी। कैसे मैनेज करते हो आप? वो थोड़ा सा ऐसे शुरू के टाइम में मैं काफ़ी सारा मतलब कोर्ट में भी जाया करता था, प्रोग्राम भी करता था, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता है कि दोनों काम को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी कोर्ट के अंदर मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे असिस्टेंट है, जूनियर एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर्स हैं मेरे अंडर में 4, तो वो लोग सारा मेरा जो काम है वो देखते हैं, और जब कोई मैं अहमदाबाद होता हूँ तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने के लिए या कंसल्टेशन के लिए तो मैं चला जाता हूँ कोर्ट में। हाँ। क्या ये कभी हुआ है कि कोर्ट से सीधा स्टेज पर जाना पड़ा आपको? हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हुआ है ऐसा, बिल्कुल ऐसा। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं कोर्ट के अंदर कोई केस के अंदर हियरिंग में भी था, और वहाँ से आके ऑफिस पे आके अपना जल्दी जल्दी मैंने चेंज किया, क्विक शावर लिया और फिर मैं प्रोग्राम में गया। ओहो, म्यूजिक और लॉ दोनों में डिसिप्लिन चाहिए। तो आपका कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? जो मेरा पैशन है, अगर मुझे वो काम भी बहुत अच्छा लगता है, अपना लीगल प्रोफेशन, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा मुझे झुकाव मेरा म्यूजिक की तरफ है। मुझे पता था। या आपके फैंस जो होता है ना, आपके फैंस आपके शोज के बाद आपसे क्या फीडबैक देते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? ज़्यादातर लोग यही बात कहते हैं कि भाई बहुत जगह पर हमको ऐसा लगता है कि शायद ओरिजिनल गाना सुन रहे हैं या आप गा रहे हो, ऐसा यानी काफ़ी रिजेम्बलेंस है आपकी आवाज़ में मुकेश जी की तरह, जो मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि ऐसा बिल्कुल है नहीं, लेकिन बस अभी लोगों को लगता है, तो ये कुदरत की, ईश्वर की बहुत मेहरबानी है। वो है। नहीं, आप बहुत पॉपुलर हो और आपकी सिंगिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपकी फैमिली जो है ना, आपके सफर में कैसे सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट बस यही है कि वो इतना सारा ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है रवीन जी, ऑन एन एवरेज 15-17 प्रोग्राम मेरे महीने में रहते हैं, और उस वजह से अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब अगर प्रोग्राम करना है तो ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहता है। तो फैमिली थोड़ी सफ़र तो होती है, वो लोगों को ये लगता है कि भाई आप कम टाइम बहुत कम देते हो, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को ये बात की भी खुशी रहती है कि एक लोग इतना प्यार करते हैं, इतने सारे प्रोग्राम मुकेश जी के गानों के प्रोग्राम में करने के लिए दुनिया में देश विदेश में इतना जाता हूँ, तो ये बात का उन्हें खुशी भी और उनको प्राउड भी है। फैमिली के लिए भी तो भी ताली बनता है, क्योंकि अगर फैमिली नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। आई थिंक आप जब स्टेज पे होते हैं तो क्या सोच रहे हो अंदर से? कुछ सोच आते हैं आपको कि हमेशा जब कभी भी स्टेज पर जाना होता है तो एक दिल में सबसे पहले तो डर लगा रहता है फर्स्ट एंट्री के पहले कि आज अच्छे से गा सकेंगे या नहीं। और स्टेज पे जब गा रहे होते हैं तो हमेशा ये भी बात दिमाग में रहती है कि और क्या अच्छा करें, और क्या अच्छे तरीके से गाएं, और क्या अच्छी बात करें लोगों के सामने, और किस तरह से प्रोग्राम को मोर एंटरटेनिंग बनाएं, जिससे जो लोग देखने आए हैं वो लोगों को ऐसा लगे कि भाई वर्थ वाइल था आज का प्रोग्राम देखना। अच्छा, एक रैपिड फायर हो जाए मुक्ता शाह जी। रेडी? रेडी। ओके। रात का कॉन्सर्ट या सुबह का रिकॉर्डिंग? रात का कॉन्सर्ट। अच्छा। टी या कॉफी? टी। मुझे पता है आप टी पी रहे हैं। स्टेज पे कभी लिरिक्स भूल गए? यस और नो? नो, मैं नहीं, वो कभी हो नहीं सकता अभी। वन कंट्री जहां आप फिर से परफॉर्म करना है?
एक काउंटी जहाँ पे आपको फिर करना है परफॉर्म, फिर से परफॉर्म करना है हाँ। नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स। ये मैंने पूछ लिया था, ये कोर्ट या सिंगिंग? मोर सिंगिंग। सिंगिंग। हाँ। आपका लकी चार्म जब आप स्टेज पे जाते हैं? हाँ, मैं स्टेज पे जाने से पहले हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ और उसके बाद अपने पेरेंट्स को याद करता हूँ। और 2 लास्ट क्वेश्चंस। अगर आप सिंगर नहीं होते, एडवोकेट भी नहीं होते, मुझे पता था आप एडवोकेट बोलते, तो अगर आप सिंगर भी नहीं होते, एडवोकेट भी नहीं होते, तो आप क्या होना चाहते और क्या करना चाहते थे? डेफिनेटली कोई ना कोई बिजनेस करता मैं। बिजनेस? जी। ऐसे ही जो भी? अब यानी कुछ ना कुछ तो, क्योंकि मेरा एक हमेशा से दिल की ख्वाहिश ये है कि जो भी काम मैं करूं कंप्लीट डेडिकेशन के साथ और बहुत अच्छे तरीके से, और उसके अंदर वो फील्ड के अंदर मैं टॉप पे होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि गुजराती है ना इसलिए। लास्ट क्वेश्चन। मुकेश जी से एक सवाल पूछना होता तो क्या होता? मुकेश जी से सवाल अगर शायद मैं पूछता तो यही पूछता कि आपके आवाज़ के अंदर जो सोज है, जो दर्द है, जो कशिश है, उसकी ख़ास वजह क्या है, जिस वजह से जो उनकी आवाज़ है, जो दिल से उन्होंने गाया है आज तक। मैं समझता हूँ, देखिए अगर उनका पहला जो गाना है दिल जलता है तो जलने दे, आज अगर हम सुनते हैं तो समझ लीजिए कि वो 80 साल पुराना गाना है, और फिर भी लोग आज सुन रहे हैं। कभी कभी जो गाना है 50 साल पुराना गाना है, अभी हमको ऐसा लगता है कि शायद ये गाना तो बहुत नया है कभी कभी। तो ये ही एक बड़े कलाकार की बात होती है, एक बड़े इंसान की बात होती है। ओके। आपके फैंस के लिए कोई लास्ट संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने सनराइज रेडियो सुनने वाले सभी फैंस को और नेदरलैंड्स के सभी फैंस को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ईश्वर की आराधना और भक्ति के बाद जो सबसे दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है और जो आपको मोटिवेट करती है, एनर्जाइज करती है, वो है म्यूज़िक। और म्यूज़िक में रहें, म्यूज़िक को अच्छे से सुने, और जिन लोगों की भी आत्मा संगीत को एंजॉय करने लगती है, और कल का प्रोग्राम अगर आपने 3 घंटा अगर एंजॉय कर लिया तो यकीन मानिए अगले 6 महीना 1 साल तक आपको कोई ब्लड टेस्ट, कोई ईसीजी और कोई कार्डियोग्राम नहीं कराना पड़ेगा, ये गारंटी है। तो आना पड़ेगा कल। Ratna, mevrouw Ratna, nog een laatste boodschap voor de luisteraars van Sunrise? Voor de luisteraars van Sunrise wil ik dit meegeven. Wij weten, Mukhtar Shahji कल आएंगे Sunrise में, तो आप भी आ जाइए उसकी आवाज़ सुनने के लिए। ओके। सुनी? नहीं, बस वो जो चीज़ें बोल चुके हैं, ये तो मेरे ख्याल से यही है। अच्छा, dank jullie wel. धन्यवाद मुख्तार शाह जी। रवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरती के साथ आज हमें वक्त भी दिया और इंटरव्यू भी किया। सनराइज रेडियो का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी सुनने वालों का नेदरलैंड्स में शुक्रिया करता हूँ। कल आप सबसे रॉटरडैम में मुलाकात होगी शाम 4 बजे प्रोग्राम में। थैंक यू। धन्यवाद। ये था सनराइज एफएम पर एक खास मुलाकात मुख्तार शाह जी के साथ।